तो आज की ग्लोबल अपडेट्स में कवर होंगे अमेरिका, चीन, भारत, रूस, जापान, यूके, जर्मनी, इजराइल, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान और दुनिया के कई अहम देश। जानिए राजनीति, युद्ध, कूटनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से अमेरिकी राष्ट्रपति नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति की घोषणा करने वाले हैं, जिसमें डेटा गोपनीयता, स्वचालन पर श्रमिकों के प्रभाव और वैश्विक एआई सुरक्षा सहयोग के मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी। यह नीति व्हाइट हाउस के टेक्नोलॉजी ऑफिस और सिलिकॉन वैली की प्रमुख कंपनियों के बीच महीनों की चर्चा के बाद तैयार की गई है। इस घोषणा का उद्देश्य अमेरिका की तकनीकी बढ़त को बनाए रखना और एआई के सामाजिक प्रभावों को संतुलित करना है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में एक नया नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, जिसमें विमान वाहक पोत फुजियान सहित कई आधुनिक युद्धपोत शामिल हैं। यह अभ्यास क्षेत्रीय जलसीमा विवादों के बीच आया है और फिलीपींस तथा वियतनाम जैसे पड़ोसी देशों ने इसे उकसावे की कार्रवाई बताया है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह अभ्यास राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए किया जा रहा है। रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसमें परमाणु सक्षम हथियारों की तैयारी जांच भी शामिल है। यह नाटो की हालिया गतिविधियों के प्रति एक रणनीतिक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इस कदम की आलोचना की है और इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक बताया है। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को बहुमत की ओर बढ़ते देखा जा रहा है। चुनाव आयोग के अनुसार आधिकारिक नतीजे देर रात तक आने की संभावना है। विपक्षी गठबंधन ने कुछ राज्यों में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन कुल मिलाकर एनडीए की बढ़त स्पष्ट नजर आ रही है। विदेशी निवेशकों ने राजनीतिक स्थिरता की उम्मीद में शेयर बाजार में तेजी दिखाई है। जापान में प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो ने देश की रक्षा रणनीति में बड़े बदलाव की घोषणा की है, जिसमें साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन शामिल है। यह निर्णय चीन और उत्तर कोरिया की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के मद्देनजर लिया गया है। जापानी संसद में इस कदम को व्यापक समर्थन मिला है, खासकर सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से। जर्मनी में चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने बर्लिन में एक प्रेस सम्मेलन के दौरान यूरोप की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पाइपलाइन नेटवर्क योजना का अनावरण किया। यह नेटवर्क 2032 तक जर्मनी को नीदरलैंड, डेनमार्क और चेक गणराज्य से जोड़ने वाला होगा और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को गति देगा। यूरोपीय संघ इस परियोजना में आंशिक वित्त पोषण कर रहा है, जिससे जर्मनी की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और औद्योगिक कार्बन न्यूनीकरण में महत्वपूर्ण योगदान की उम्मीद है। यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन में आज से शुरू हो रहे रेल और सार्वजनिक परिवहन हड़ताल ने लंदन समेत कई प्रमुख शहरों में यातायात व्यवस्था को प्रभावित किया है। यूनियन नेताओं ने वेतन वृद्धि और काम के घंटे को लेकर सरकार से समझौते की मांग की है। परिवहन विभाग ने नागरिकों से वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने और गैर जरूरी यात्रा टालने की अपील की है। सरकार और यूनियन के बीच वार्ता विफल होने के कारण यह हड़ताल 3 दिनों तक चलने की संभावना है। फ्रांस की सेना ने अफ्रीका में साहेल क्षेत्र में एक नए आतंकवाद विरोधी अभियान की शुरुआत की है, जिसमें नाइजर और चाड के सहयोग से सीमावर्ती इलाकों में इस्लामिक आतंकवादी समूहों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह अभियान साहेल स्थिरता मिशन 2025 का हिस्सा है। फ्रांस पहले माली से अपनी सेना हटा चुका था, लेकिन क्षेत्रीय खतरे को देखते हुए अब नई रणनीति के तहत भागीदारी बढ़ा रहा है। ब्राजील की कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक इंडिजिनस राइट्स बिल पारित किया है, जिसके अंतर्गत आदिवासी समुदायों को अपनी पारंपरिक भूमि पर अधिक अधिकार दिए गए हैं। यह बिल कई सालों से अटका हुआ था और अब पास होने पर पर्यावरणीय संरक्षण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ी जीत माना जा रहा है। पर्यावरणविदों ने इसका स्वागत किया है, जबकि कुछ कृषि लॉबी समूहों ने इसे भूमि उपयोग पर नियंत्रण के रूप में आलोचना की है। कनाडा में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति लागू की है, जिसमें युवाओं और वृद्धजनों के लिए विशेष मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि यह नीति कोविड-19 के बाद मानसिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। इसमें टेलीथेरेपी, स्कूल केंद्रित सहायता और मानसिक स्वास्थ्य आपात प्रतिक्रिया टीमों को सशक्त करने पर जोर दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि इटली अब अधिक बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को कर छूट दे रहा है, या सऊदी अरब में महिलाओं को 50% सरकारी नौकरियां मिलेंगी? विश्व के ये 10 देश आज ऐसे बदलाव ला रहे हैं जो आपके भविष्य को भी प्रभावित करेंगे। इटली की संसद ने देश में बढ़ते जनसंख्या संकट को देखते हुए एक नई जनसंख्या पुनर्संतुलन नीति पारित की है, जिसमें माता पिता को तीसरे बच्चे पर कर छूट, आवास सहायता और मुफ्त शिक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसे इटली के भविष्य के लिए निवेश बताया है। यूरोपीय संघ ने भी इटली के जनसांख्यिकीय प्रयासों को सराहा है, क्योंकि देश की जनसंख्या वृद्धि दर लगातार गिर रही है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में भीषण जंगलों की आग फिर से भड़क गई है, जिससे अब तक 3000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जल चुका है। दमकल विभाग और आपातकालीन सेवाएं आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने क्षेत्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सहायता भेजने का आदेश दिया है। जलवायु परिवर्तन को इस प्रकार की आग के पीछे प्रमुख कारण माना जा रहा है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने नेशनल एआई एंड रोबोटिक्स इनिशिएटिव 2030 इंचेस की शुरुआत की है, जिसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और विनिर्माण क्षेत्रों में एआई तकनीक के एकीकृत उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रपति यून सुक योल ने कहा कि यह पहल दक्षिण कोरिया को एशिया में एआई नवाचार का केंद्र बनाएगी। इस परियोजना में $15 बिलियन से अधिक का निवेश प्रस्तावित है और इसमें वैश्विक तकनीकी कंपनियों की भागीदारी भी होगी। तुर्की की आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 1.5% की वृद्धि की है। यह निर्णय महंगाई दर को काबू में लाने के लिए लिया गया है, जो अप्रैल में 45% के पार पहुंच गई थी। राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान की सरकार ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर छूट और नियामकीय सुधारों की भी घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस नीति को स्थिति को स्थिर करने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया है। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वह 2026 तक महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण सुनिश्चित करेगा। यह निर्णय विजन 2030 के तहत सामाजिक सुधारों का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और कार्यबल में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसे नई सऊदी अरब की पहचान बताते हुए कहा कि यह बदलाव देश के सामाजिक ताने बाने में ऐतिहासिक परिवर्तन लाएगा। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने आज गाजा पट्टी में टारगेटेड ऑपरेशन की पुष्टि की, जिसमें इजरायली रक्षा बलों ने दक्षिणी गाजा में हमास की सुरंगों और हथियार गोदामों को निशाना बनाया। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। वहीं इजरायली कैबिनेट में आपात बैठक के बाद सीमावर्ती इलाकों में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की घोषणा की गई है। स्पेन में आज संसद ने ऐतिहासिक ग्रीन हाउसिंग बिल पारित किया है, जिसके अंतर्गत 2030 तक सभी नए बनाए जाने वाले घरों में सौर पैनल, वर्षा जल संचयन और ऊर्जा दक्ष उपकरणों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस बिल को स्पेन के जलवायु लक्ष्यों की दिशा में मील का पत्थर बताया। बिल में निम्न आय वर्ग के लिए विशेष सब्सिडी भी शामिल है। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में आज सुबह आए 6.7 तीव्रता के भूकंप के बाद सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। राष्ट्रीय आपदा एजेंसी BNPB के अनुसार अब तक किसी की मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने बचाव और राहत कार्यों के लिए सेना को निर्देशित किया है और प्रभावित क्षेत्र में 48 घंटे के भीतर पुनर्वास योजना लागू करने का आदेश दिया गया है। स्वीडन की सरकार ने आज घोषणा की कि वह नाटो की सदस्यता के बाद अपनी रक्षा बजट को GDP के 2.5% तक बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टोसन ने कहा कि यह निर्णय रूस यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लिया गया है। इस बजट में साइबर सुरक्षा, वायु रक्षा प्रणाली और फिनलैंड के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों पर जोर रहेगा। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में आज से ग्लोबल एग्रोटेक समिट 2025 इंचेस की शुरुआत हुई है, जिसमें 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रधानमंत्री मार्क रुटे ने उद्घाटन भाषण में कहा कि नीदरलैंड्स स्मार्ट कृषि और टिकाऊ खाद्य प्रणाली में विश्व नेतृत्व की दिशा में काम कर रहा है। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन आधारित खेती और जल प्रबंधन तकनीकों पर चर्चा की जा रही है। स्विट्जरलैंड ने आज अपने वित्तीय नियमों में सुधार की घोषणा की है, जिसमें डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी पर कड़े नियामक प्रावधान शामिल हैं। फेडरल काउंसिल ने बताया कि यह कदम वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए जरूरी है। इसके तहत क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को अधिक पारदर्शिता और ग्राहक सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर संयुक्त राष्ट्र के साथ चल रही वार्ताओं में नए प्रस्ताव पेश किए हैं। तेहरान का कहना है कि वह अपनी परमाणु गतिविधियों को शांतिपूर्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन पश्चिमी देशों से आर्थिक प्रतिबंधों में तत्काल रियायत की मांग की है। विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रस्ताव वार्ता के लिए एक नई पहल हो सकती है, लेकिन अभी भी कई विवादित बिंदु बने हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने आज एक बड़े राष्ट्रीय विद्युत पुनर्निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य 2030 तक देश की ऊर्जा जरूरतों का 70% अक्षय स्रोतों से पूरा करना है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि यह योजना देश की ऊर्जा संकट से निपटने के लिए एक अहम कदम है। इसके तहत सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में भारी निवेश होगा और बिजली वितरण नेटवर्क का आधुनिकीकरण किया जाएगा। मिस्र ने नई सड़कों और रेलवे परियोजनाओं के लिए चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने की घोषणा की है। काहिरा में आयोजित एक समझौते के तहत अगले 5 वर्षों में अरब लीग देशों को जोड़ने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम होगा। राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सिसी ने इसे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करने वाला कदम बताया है।
सिंगापुर सरकार ने आज देश में 5G नेटवर्क कवरेज को और बढ़ाने के लिए $2 बिलियन का नया निवेश पैकेज लॉन्च किया है। इसके तहत ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में उच्च गति इंटरनेट सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। प्रौद्योगिकी मंत्री वोंग शी यिन ने कहा कि यह पहल डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में आज संसद ने आर्थिक सुधारों की एक नई श्रृंखला को मंजूरी दी है, जिसमें टैक्स सुधार, सरकारी खर्च में कटौती और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उपाय शामिल हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि यह पैकेज आर्थिक स्थिरता लाने और विकास दर को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान इस पहल का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसे लागू करने में चुनौतियां भी बताई जा रही हैं।